नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए भी मैं जीएस का प्रैक्टिस करवा रहा था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 3 वीडियो और साइंस के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो होगा। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने एईडीओ के लिए कंप्लीट किया है एक्ट्स को, जितने भी 1773 से लेकर के 1935 तक के एक्ट्स थे, उन सभी को पिछले 3 वीडियो में हमने प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लिया है। आज का ये जो वीडियो होगा, इसमें यूरोपियों के आगमन को हम लोग करेंगे, एमसीक्यू करेंगे उसके अलावा जो बंगाल पर शासन स्थापित करने से पहले और उसके बाद जो कई सारे युद्ध हुए हैं, संधियां हुई हैं, उसके एमसीक्यू को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको इसी प्रकार से अच्छे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होता है क्विज के फॉर्मेट में, जिस पर आप क्लिक करके सही आंसर निकाल सकें, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा चलता है, डेली का ही क्विज चलता है, एवरेज 100 क्वेश्चंस डेली रहते हैं। तो एक वीक में 600 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। अभी इससे पहले भी जो भी मैंने एमसीक्यू करवाए हैं वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको करना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपकी तैयारी के लिए। वो साथ में मैथ्स रीजनिंग का भी सेट अवेलेबल हो जाता है आपको। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। और एक चीज़ और है कि जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है बार बार कि हो पाएगा क्या। आयोग ने बोला है जनवरी, तब आयोग का टेंशन है ना कि वो कब करवाता है कब नहीं। जनवरी बोला है तो जनवरी मान करके तैयारी कीजिए। इतना ही सिंपल है ये चीज़, है ना। देखिए पहला सवाल क्या है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि भारत में व्यापारिक उपस्थिति स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी। समुद्र के थ्रू यूरोपियों का आना, पता ही आपको, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। लेकिन बाय लैंड जो है पहले से ही यूरोप के लोग भारत आते रहते हैं। तो जहाँ पर भी ये लाइन आप देखते हैं ना कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो वहाँ पर रुकिएगा, वो गलत लिखा हुआ है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, कोई भारत अनजान नहीं था यूरोप के लिए उससे पहले, बल्कि भारत आने का सी रूट, यूरोप से भारत आने का सी रूट उसने तलाशा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सभी को पता होगा, पुर्तगीज थे, पुर्तगाली जो थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में व्यापारिक शक्ति बने, वही उन्होंने स्थापित किया। और वास्को डिगामा जो है वो उसने भारत की यात्रा की थी। वास्को डिगामा 1498 में, 1498 में पहले मुग़ल आए भारत में कि पहले वास्को डिगामा आया। तो पहले वास्को डिगामा आया। मुग़ल तो 1526 में आते हैं, 1526 में बाबर आता है, तो उससे पहले मुग़ल आ चुके थे 1498 में। कालीकट पहुंचने के साथ पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय शक्ति थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये जो इंडियन ओशन का रीजन है ना, इसमें पुर्तगालियों का बोलबाला होगा। पहले इसमें अरेबियन जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनका बोलबाला हुआ करता था। लेकिन अब जो है पुर्तगाली हैं, उनके पास बेहतर जहाज़ है और उनका व्यापार करने का सिस्टम भी उनसे बेहतर है और उनके हथियार भी उनसे बेहतर है। इसलिए वो हिंद महासागर के एरिया में व्यापार करने के लिए दूसरों से चुंगी वसूलना शुरू करेंगे। सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ, चुंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मेडा भी इसको कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाए। इसको ज़रूर याद रखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने हिंद महासागर पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में किस स्थान पर स्थापित की थी। दक्षिण भारत में ही उनकी पहली फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, पूर्वी कोस्ट और पश्चिमी कोस्ट पर। क्यों भाई? क्योंकि दक्षिण भारत में ही सी रूट जो है वो भारत का कनेक्टेड था उस समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह मछलीपट्टनम था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, वर्तमान आंध्र प्रदेश में 1611 में स्थापित किया। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट जो है ना भारत का, उस पर कई सारे ऐसे जगह हैं जो प्राकृतिक रूप से बंदरगाह बनाने के लिए उचित माने जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जो है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। तो 1611 में स्थापित हुआ था। पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित हुई। ये भी याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं। 1613 पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस मुग़ल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान जारी किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया कि पहले यूरोपीय आए भारत में कि पहले मुग़ल आए भारत में।
तो पहले यूरोपीय आए। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा थोड़ी ना, हम तो यूरोपियों का आगमन जो है वो पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और मुग़ल तो हम पढ़ते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल पहले आएगा ना कि यूरोप आएगा। तो इसको थोड़ा सा दूर रखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर क्या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगला क्या है, तो कौन होगा इसमें से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। बी आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान दिया था। तो सबसे पहले यहीं पर उनको अस्थाई फैक्ट्री का फरमान जहांगीर के द्वारा ही दिया गया। 1613 में जहांगीर जो है वो विलियम हॉकिंस को उसको परमिशन दिया जाता है सूरत में स्थापित करने के लिए। उसके बाद से 1615 में थॉमस रो जो है उसको पूरे मुग़ल साम्राज्य में स्थापित करने के लिए, फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए परमिशन दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता में प्रमुख मोड़ जिसने ब्रिटिश वर्चस्व सुनिश्चित किया वह किस युद्ध में आया। तो इसको बेदरा का युद्ध कहा जाता है। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो डचों को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, जिससे भारत में ये चीज़ स्थापित हो जाता है कि यूरोपियों में अंग्रेज़ों से बड़ा कोई भी नहीं है ताकतवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1759 ईस्वी में यह युद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा। 1759 में बेदरा चिंसुरा के युद्ध में डचों को निर्णायक रूप से हार मिली। 1759 याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम में। बेदरा का युद्ध तो पूछा गया है। डचों ने अपना प्रमुख आधार पुलिकट खो दिया क्योंकि उनके व्यापार का ध्यान भारत से हटकर किस आकर्षक क्षेत्र पर केंद्रित हो गया था। डच जो हैं वो आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना भारत से ध्यान केंद्रित कहीं और कर लिया। कहाँ पर किया उन्होंने, तो मलय द्वीप समूह इंडोनेशिया के द्वीपों पर, और वहाँ से उन्होंने मसालों की जो व्यापार है उसको शुरू किया उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। डचों ने आकर्षक मसाला व्यापार के लिए मुख्य रूप से मलय द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्सला चापेल की संधि, एक्सला सापेल भी बोल देते हैं इसको, एक्सला चैपेल भी बोलते हैं, सापेल भी बोलते हैं, की संधि 1748 में जिसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किया एक यूरोपीय संकल्प था। किसके कारण से यह हुआ था, तो इसके कारण से एक्सला सापेल जो है प्रथम कार्नेटिक वॉर जो है वो भारत के कारणों से भी ज़्यादा एंग्लो फ्रेंच वॉर का ही विस्तार था। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो हैं वो लड़ रहे थे उसी का विस्तार माना जाता है। किसको, तो कार्नेटिक वॉर को, कर्नाटक जो युद्ध होते हैं उसको। तो उसी में एक्सला सापेल की संधि होती है जिसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि उसका क्या हुआ, उसके कारण से क्या घटित हुआ। फ्रांसीसियों को कर्नाटक के नवाब को एक बड़ी हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया। उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के बदले मद्रास को अंग्रेज़ों को बहाल किया गया। मद्रास अंग्रेज़ों को मिल गया क्या, उत्तरी अमेरिका में उन्होंने फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग दे दिया, और मद्रास जो है भारत में अंग्रेज़ों को मिल गया क्या। अगला देखिए क्या है, अगला है कि डुप्ले को पंडिचेरी का स्थायी गवर्नर बनाया गया। अंग्रेज़ों ने बंगाल के दीवानी अधिकार सुरक्षित कर लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उनको उत्तरी अमेरिका अर्थात वर्तमान का कनाडा का जो रीजन है वहीं पर लुइसबर्ग जो है वो फ्रांसीसियों को मिल गया और उसके बदले में अंग्रेज़ों को मद्रास दे दिया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्सला सापेल की संधि बड़ा महत्वपूर्ण है। संधि एक यूरोपीय संकल्प था जिसके तहत फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग की बहाली के बदले में अंग्रेज़ों को मद्रास वापस कर दिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में आडियार का युद्ध 1746, आडियार का युद्ध आपने पढ़ा है क्या? मैंने बीपीएससी पीटी से पहले मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आडियार का युद्ध, कार्नेटिक वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर, ये सब पढ़ाया था मैंने। कैप्टन पैराडाइज का नाम आपने सुना है क्या? कैप्टन पैराडाइज का, जो अंग्रेज़ों की एक छोटी सी टुकड़ी, अनुशासित और सही सैन्य टुकड़ी जो है वो कर्नाटक के नवाब की बहुत बड़ी सेना को हरा देती है। तो वही है ये। क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रदर्शित किया इस युद्ध ने? तो इसका यही हो जाए कि यूरोपीय प्रशिक्षित सेनाओं, फ्रांसीसी सिपाहियों की पारंपरिक भारतीय सेनाओं नवाब की सेना पर श्रेष्ठता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ही हो जाएगा। पैराडाइज के अधीन, कैप्टन पैराडाइज के अधीन अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बहुत बड़ी सेना को हराया और यूरोपीय प्रशिक्षित इकाइयों की श्रेष्ठता को साबित कर दिया। इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। मैंने ऊपर शायद अंग्रेजी सेना बोल दिया था, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के। आडियार कहाँ पर है? तो ये है चेन्नई के समीप में, सेंट थोमे के पास में ही है आडियार, चेन्नई के समीप में है ये जगह कोई। अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था?
तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। जैसे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके कुछ दीर्घकालिक कारण हैं और कुछ तात्कालिक, जिसने ट्रिगर किया उस विद्रोह को, उसी प्रकार से जिसके कारण से यह युद्ध हुआ वो आपसे पूछा जा रहा है। डुप्ले की मृत्यु, पंडिचेरी की संधि, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रकोप, वांडीवॉस का युद्ध। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, जिसके कारण से तीसरा जो आंग्ल कर्नाटक का युद्ध है वह भारत में शुरू हो गया था। यूरोप में 1756 से 1763 ने दुनिया भर में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता को फिर से जीवित कर दिया, जिसके कारण से ये दोनों शक्तियां भारत में ही मौजूद थी, तो भारत में भी इनमें लड़ाई होने लग गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि पंडिचेरी की संधि 1754, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये भी याद रखिएगा, सेकेंड जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर है उसके बाद कौन सी संधि, तो पंडिचेरी की संधि। संधि और युद्ध और उसके प्रावधान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। इसके कारण से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन किया। इस संधि का एक प्रमुख परिणाम भारत में स्थापित अस्थायी शांति और क्या था, मतलब इसका परिणाम और क्या था, तो अंग्रेजों को फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। कर्नाटक के नवाब को अंग्रेजों द्वारा अस्थायी रूप से स्थापित किया गया। इसी के लिए वो दोनों लड़ ही रहे थे यहाँ पर कि कर्नाटक के नवाब के ऊपर वास्तविक शक्ति किसकी होगी। इसके बाद से अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति जो है वो कर्नाटक के नवाब के ऊपर में स्थापित हो गया। इसका आंसर बी ही हो जाएगा, इसका आंसर बी ही होगा। ओके, संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अपने दावेदार मोहम्मद अली को कर्नाटक के नवाब के रूप में स्थापित किया। इसका आंसर बी हो जाएगा। वांडीवॉस के युद्ध 1760 में सर आयर कूट द्वारा किस फ्रांसीसी कमांडर को निर्णायक रूप से हराया गया था। वांडीवॉस का युद्ध 1760 में, तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट डी लाली को इन्होंने हराया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। काउंट डी लाली की हार भारत फ्रांसीसी समाजवादी महत्वाकांक्षा के लिए अंतिम आघात थी। इसके बाद फ्रांसीसियों ने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया और इसके बाद अंग्रेजी प्रभुत्व जो है वह स्थापित हो जाता है। आयर कूट को इसमें बहुत बड़ा योगदान करता माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, उन्हें केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर दिया। इसके बाद ही होगा वो संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि 1763। पेरिस की संधि 1763 के द्वारा फ्रांसीसी जो कंपनी है वो भारत में केवल एक मर्चेंट कंपनी बन करके रह जाती है। उसके जितने भी महत्वाकांक्षा था साम्राज्य स्थापित करने का, सब को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पेरिस की संधि ने फ्रांसीसी वस्तुओं को बहाल किया, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1763 की पेरिस की संधि, इसका आंसर सी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने दहेज समझौते के तहत बम्बई, वर्तमान मुंबई, अंग्रेजों को किस वर्ष खो दिया था। पुर्तगालियों ने दहेज के द्वारा मुंबई जो है वो दहेज अंग्रेजों को दिया गया था। दहेज लेना हालांकि पाप होता है। 1612 ईस्वी, 1658, 1661 और 1668। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पता होगा ये कहानी, लेकिन ईयर आपको याद नहीं होगा, इसीलिए ईयर से सवाल बनाया है हमने ताकि आपको ईयर भी याद हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1661 ईस्वी, इसका आंसर सी हो जाएगा। बम्बई 1661 में दहेज के रूप में अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। बताइए इतना बड़ा शहर जो है वो दहेज के रूप में दे दिया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारियों द्वारा स्थापित कारखाना को निम्न से कौन सबसे अच्छी तरह समझता है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों द्वारा स्थापित कारखाना को क्या है, कारखाना का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता था कारखाने का मतलब। छोटा सवाल है लेकिन वहाँ पर आपको दिक्कत पैदा कर सकता है एग्जाम में। एक विनिर्माण इकाई जहाँ कच्चे माल को तैयार माल में संसाधित किया जाता था। व्यापार, प्रशासन और रक्षा के रूप में कार्य करने वाला एक किलेबंद गोदाम का परिषद। अगला है कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती के लिए विशेष रूप से एक सैन्य गैरिसन। गैरिसन का मतलब होता है सैन्य छावनी। मिशनरी गतिविधियों और धार्मिक रूपांतरण का एक केंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका सबसे सटीक आंसर। कई सारे बच्चे ए सोच रहे होंगे, ए बिल्कुल भी नहीं है। कोई कच्चा माल से वो लोग यहाँ पर कुछ उत्पादित नहीं करते थे, बल्कि यहाँ से पूरा कुछ खरीद करके अपने गोदाम में इकट्ठा करते थे, फिर उसको यूरोप भेजते थे। वो व्यापार, प्रशासन और रक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने वाला एक किलेबंद गोदाम जैसा परिसर होता था जिसमें यह काम किया जाता था। अंग्रेजों ने कोई यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। उनके व्यापार का मतलब था यहाँ पर चीज़ें को खरीदो, वस्तुओं को खरीदो सस्ते दाम पर, उसको यूरोप में बेचो महंगे दाम पर, उससे लाभ कमाओ।
इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका सबसे सटीक आंसर बी ही हो जाएगा। और एक छोटा सा किलेबंद होता था वो इलाका, वहाँ से व्यापार और प्रशासन दोनों काम वो करते थे और सैन्य वगैरह भी इसमें इकट्ठे रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नौसैनिक वर्चस्व के अलावा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिश जीत का मुख्य कारण क्या था? नौसैनिक वर्चस्व के अलावा, नौसेना में वर्चस्व तो था ही ब्रिटिशर्स को, लेकिन उसके अलावा फ्रांसीसियों पर जो उन्होंने जीत हासिल की उसके पीछे और मुख्य कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। मुगल सम्राट से अधिक समर्थन, क्या मुगल समर्थन करते थे अंग्रेजों का? बेहतर वित्तीय संसाधन और स्थिर आर्थिक आधार, विशेषकर बंगाल के अधिग्रहण के बाद। फ्रांसीसी सिपाही सेनाओं की बेहतर गुणवत्ता। अगला जो है वो है सभी भारतीय शासकों की पूर्ण तटस्थता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेहतर वित्तीय शासन, स्थिर आर्थिक आधार, विशेषकर बंगाल के अधिग्रहण के बाद। जहाँ पर आप ये सवाल लिखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी के लिए लिखा जाता है ये सवाल कि जो भारत की जीत की चाबी जो है वो डुप्ले दक्षिण भारत में खोज रहा था, वो क्लाइव ने बंगाल में खोजा। मतलब भारत पर अगर आपको कब्जा करना था उस समय, तो बंगाल पर जो शासन था वो ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल के ऊपर में कब्जा किया, फिर बंगाल के सारे संसाधनों को उपयोग करते हुए उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। जबकि दक्षिण भारत में संसाधन संपन्न इतना ज़्यादा नहीं था जितना बंगाल था। उसमें दक्षिण भी खूब संसाधन संपन्न थे, लेकिन बंगाल की तुलना में कम थे, जिसके कारण से अंग्रेजों को प्रभुत्व हासिल हो गया। ब्रिटिश लंबे समय तक युद्ध को बनाए रखने के लिए अपनी बढ़ती वित्तीय शक्ति, विशेष रूप से बंगाल के धन का लाभ उठाने में सक्षम थे। बंगाल जो है वो उस समय के भारत का सबसे अधिक संपन्न राज्य था। और जब अंग्रेज छोड़ करके गए हैं तो देश का पूर्वी भाग जो है, जो बंगाल हुआ करता था कभी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड जो है, ये सबसे गरीब राज्य था। यही है औपनिवेशिक काल का सबसे बड़ा प्रभाव, और जो दिखता है आपको साक्ष्य वो यही दिखता है। आज भी ये क्षेत्र जो है औपनिवेशिक प्रभाव से उबर नहीं पाया है। आज भी देश में सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं पर है, ज़मीन यहीं पर बटे हुए हैं, जातिगत और सांप्रदायिक संघर्ष भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में किंग्स चार्ल्स द्वितीय से बम्बई का अधिग्रहण किसके लिए किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 पाउंड का वार्षिक किराए के आधार पर इसका ग्रहण किया गया था, दहेज के स्वरूप में एक तरीके से मान सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंद महासागर पुर्तगाली कार्टेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यही है वो ब्लू वाटर पॉलिसी का ही विस्तार है कार्टेज सिस्टम की। मतलब अगर आप इस क्षेत्र में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको पुर्तगालियों के पास में चुंगी जमा करना पड़ेगा। यही है वो कार्टेज सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय और अन्य गैर पुर्तगाली जहाज़ों पर एक नौसैनिक लाइसेंस परमिट प्रणाली लगाना। भारत के बगल का जो समुद्री एरिया है, उस समुद्री एरिया से होते हुए भारत में प्रवेश करने के लिए किसी जहाज़ को, भले वो भारतीय ही क्यों ना हो, पुर्तगालियों से परमिट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये है औपनिवेशिकता, जो उस समय के भारत के जो शासक थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने नौसेना नहीं बनाई। अगर मुगलों ने नौसेना बनाई होती और पुर्तगाली जैसे आए हमारे पास, वैसे अगर हम गए होते ब्रिटेन, तो आज ब्रिटेन के लोग हमारे जैसे कपड़े पहन रहे होते। वहाँ पर उर्दू हिंदी में बात की जाती, तमिल में बात की जाती, है ना। तो ये औपनिवेशिकता हमने अदूरदर्शी शासकों के कारण से अपने ऊपर में थोप ली। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्टेज सिस्टम एक नौसैनिक लाइसेंस था, जिसे गैर पुर्तगाली जहाज़ों को हिंद महासागर में नेविगेट करने के लिए, खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने के इरादे से भारत में सबसे अंत में आई है? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डैनिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी इसमें से आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित की, जो अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में काफ़ी बाद में था। इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्ती पौंडीचेरी को अंतिम बार अंग्रेजों के हाथों कब खो दिया? 1754 का ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में, वॉन्डिवॉस के बैटल में, या फिर 1793 में, या 1815 में? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1793 में। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान उन्होंने इसको खो दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1761 में कब्जा करने के बाद पौंडीचेरी को 1763 में बहाल कर दिया गया। अंग्रेजों ने इसे 1793 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अंतिम बार कब्जा कर लिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट के फरमान ने 1717 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया।
कब किया भाई? तो 1717 ईस्वी में। और किसने दिया था इस समय? कौन सा मुगल सम्राट था? पहला ऑप्शन है जहांगीर ने दिया था, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा फर्रुखसियर, चौथा है बहादुर शाह प्रथम। तो 1717 जब लिखा हुआ है तो 1717 में तो फर्रुखसियर ही हो सकता है भाई। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम कब से आ जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्रुखसियर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम को किलेबंद किया, जिससे वह संघर्ष भर का जो फलासी के युद्ध का कारण बना है? किसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम को किलेबंद कर दिया था? तो अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र। बहुत आसान सवाल है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला इसका आंसर हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला था, उसने अंग्रेज़ों को अनुमति के बिना अपनी बस्तियों को किलेबंद न करने का आदेश दिया था कि आप इसको किलेबंद ना करें, और अगर उसने किया तो उसके बाद से पता ही आपको युद्ध हो गया। अगला सवाल है कि देखिए, कलकत्ता पर अंग्रेज़ों के फिर से कब्जा करने के बाद 1757 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी जो प्लासी के युद्ध के ठीक पहले थी? ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको अलीनगर की संधि कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अलीनगर की संधि पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। द ट्रीटी ऑफ अलीगढ़, अलीनगर इसको कहा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लिश जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, उनके बीच में यह साइन किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब के रूप में स्थापित किया। बदले में अंग्रेज़ों ने कौन सा प्राथमिक विशेषाधिकार सुरक्षित किया था? मीर जाफ़र को जो उन्होंने नवाब बनाया उसके बदले में उनको क्या मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन के विशाल अनुदान और प्रतिबंधों के बिना शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार जो है वो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को प्रदान किया। जो शुल्क लगता था उनको व्यापार करने पर, उसको मीर जाफ़र ने शून्य कर दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यही उनको मिला था। पहले मीर जाफ़र को बनाएंगे, फिर मीर कासिम को बनाएंगे, फिर उसको हटा करके मीर जाफ़र को बनाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1760 में मीर जाफ़र को हटाने और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब के रूप में स्थापित करने के ब्रिटिश निर्णय के प्राथमिक कारण क्या था? क्यों मीर कासिम को उन्होंने स्थापित किया और मीर जाफ़र को हटाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र की फ्रांसीसियों के प्रति वफादारी, कंपनी की अत्यधिक वित्तीय मांग को पूरा करने मीर जाफ़र की विफलता, मीर कासिम की मराठों के साथ गठबंधन की धमकी। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। कंपनी जो है वो लूटना चाह रही थी, मीर जाफ़र उतना नहीं दे पाए, इसलिए उसको हटा करके मीर कासिम को स्थापित किया गया। लेकिन मीर कासिम जो है वो सही नवाब बना था, उसने कुछ रूल रेगुलेशन को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उसको भी फिर से हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थानांतरित की थी? तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाए, कलकत्ता में कंपनी के अधिकारियों की निरंतर निगरानी और हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए क्या है कि बक्सर के युद्ध 1764 अंग्रेज और एक त्रिपक्षीय गठबंधन के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? बक्सर के युद्ध में जो एक तो अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ से कौन कौन से तीन शामिल थे? तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। ये तो मीर कासिम था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। उस समय भारत के तीन बड़ी शक्तियाँ, तीनों के तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने तीनों को ही हरा दिया। अंग्रेजी सैन्य श्रेष्ठता जो है यहाँ पर स्थापित हो जाती है, और इसके बाद ही भारत जो है वह गुलाम बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आज मैंने इतना ही क्वेश्चन करवाया है, इसके बाद का जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ही कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में इसके जितने भी हो क्वेश्चन होंगे उन सभी को कर लेंगे। फिर एक वीडियो में मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें पिछले सारे MCQ एक साथ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।